जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कवि अपना छाता लिए जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है, जिसके पास एक मीठा फल था। वो उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, अपना फल यहीं रख दो और जल्दी से इस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम्हारे पीछे मैंने एक बहुत बड़ी चील देखी है। यहाँ ये तुम क्या कह रही हो बेटी? कहाँ है चील? माँ जी, इस बात को छोड़ो, जल्दी से ये मीठा फल मुझे पकड़ाओ और उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर जान बचानी है तो जल्दी करो। वो बूढ़ी फाख्ता डर के मारे ऐसा ही करती है। वो अपना मीठा फल बिजली कवि को देकर खुद बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। बिजली कवि वो मीठा फल उठाती है और वहाँ से अपने घर भाग जाती है। कितना स्वादिष्ट मीठा फल है। आज तो मुफ्त का भोजन खाने का मजा ही आ गया। मुफ्त के भोजन का स्वाद ही अलग है। ऐसी बारिश में भला मुझे और कहाँ से कुछ मिलता। काफी देर तक बूढ़ी फाख्ता उस पेड़ के पीछे ही छुपी रहती है। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। वो बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर क्यों बैठी हैं? क्या आप बारिश से डर रही हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के पीछे से बाहर आती है। नहीं चिड़िया बेटी, मैं तो अपना फल लेकर घर जा रही थी। तभी बिजली बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पीछे चील आ रही है। डर के मारे मैं इस पेड़ के पीछे छुप गई। परंतु माँ जी, यहाँ तो कोई भी चील नहीं है। वो बिजली की बच्ची ऐसे ही झूठ बोलकर आपका भोजन ले गई होगी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। तो इसका मतलब है बिजली ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं कई घंटों से इस पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कोमल चिड़िया तोते से मिलती है। चीकू तोता खुद को जंगल का सबसे चालाक तोता मानता था। चिड़िया बहन, बिजली कवि सबको पागल बना लेती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जंगल का सबसे चालाक तोता हूँ। मैं तो कभी उस काली कवि की बातों में नहीं आया और ना ही उसने कभी मेरा दाना लिया है। तोते भैया बचकर रहना, बिजली कवि बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है। अभी कल रात बारिश में बिजली कवि ने बूढ़ी फाख्ता का फल लेकर खा लिया। ऐसे चीकू तोता बड़ी बड़ी बातें करता है और अपना भोजन उठाकर वहाँ से नदी की ओर चला जाता है। नदी पर बिजली कवि बैठी हुई थी। आज इस मोटी चोंच वाले का मीठा अमरूद खाने को मन कर रहा है, परंतु मैं इससे कैसे लूं ये मीठा अमरूद? बिजली कवि कुछ सोचती है और तोते से कहती है। तोते भैया, तुम्हारे पंख कितने सुंदर होते जा रहे हैं, कितने नरम और मुलायम है। दूर से ही तुम्हारा हरा हरा रंग चमक रहा है। जरूर तुम कोई क्रीम लगाते हो के मुझे भी बताओ। देखो ना, मेरे पंख कितने काले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। नहीं बिजली, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मेरे पंख तो पहले से ही बहुत सुंदर है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो तोते भैया। जरा देखो तो, तुम्हारी चोंच अब कितनी सुंदर लग रही है, चमक रही है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। जरा नदी के पानी में तो देखो खुद को, कितने सुंदर लग रहे हो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा। बिजली के कहने पर चीकू तोता खुद को पानी में देखता है और अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ बिजली, तुम सच कह रही हो। अरे वाह, मैं तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। तोते भैया, मैं जानती हूँ एक सुंदर तोती को। वो पहाड़ों पर रहती है। वो किसी सुंदर तोते को ढूंढ रही थी। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? सुंदर तोती का सुनकर तोता तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ बिजली, मैं मिलना चाहता हूँ उस तोती से। वो तोती मुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं जंगल का सबसे सुंदर तोता हूँ। तो ठीक है तोते भैया, लाओ ये मीठा अमरूद मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें उस सुंदर तोती के पास ले जाती हूँ। तोता खुशी में वो अमरूद बिजली कवि को दे देता है। बिजली कवि तोते का वो अमरूद खा लेती है। चलो तोते भैया, अब मैं तुम्हें उस सुंदर तोती से मिलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते को अपने साथ लेकर घने जंगल में से होते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। बिजली, ये क्या, यहाँ तो कोई भी सुंदर तोती नहीं है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुमने मेरा मीठा अमरूद क्यों खाया? मेरे सुंदर तोते भैया, इतना गुस्सा मत करो, मैंने झूठ नहीं बोला था।
लगता है अब वो तोती चली गई होगी। ऐसा करना, तुम कल आ जाना। कल तुम कोई मीठा फल ढूंढ कर लाना। तोती को मीठे फल बहुत पसंद है। बिजली की बात सुनकर तोता खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हो जाती है। चीकू तोता जंगल से कुछ मीठे फल ढूंढता है और वापस बिजली कपी के पास जाता है। बिजली, देखो मैं मीठे फल ढूंढ लाया। चलो अब मुझे उस सुंदर तोती से मिलवा दो। अरे तोते भैया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो सामने बड़ा पेड़ है ना, उसके पीछे बैठी है वो सुंदर तोती और तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ जाकर देख लो। जैसे ही तोता उस पेड़ के पीछे जाता है तो पीछे से बिजली कपी वो मीठे फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई वो काली कवि, मेरे मीठे फल लेकर भाग गई। मैं भी पागल था जो इस काली कवि की बातों में आ गया। कितना चालाक बनता था मैं, लेकिन उस कवि ने मुझे उल्लू बना दिया। ऐसा कहते हुए चीकू तोता उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। मोटी बुलबुल मौसी, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं कवि, मैं तो रोज का एक दाना ही खाती हूँ। न जाने फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे मौसी, चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारा वजन कम कर सकती हूँ। बदले में मुझे मीठे फल लाकर देने होंगे। क्या सच में बिजली, मेरा वजन कम हो जाएगा? क्या मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट हो जाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी से जाकर जंगल से मेरे लिए मीठे फल लेकर मेरे घर आ जाओ। बिजली की बात सुनकर बुलबुल मौसी पूरे जंगल में उड़ती है और वो मीठे फल ढूंढकर बिजली कपी के पास जाती है। बिजली, ये देखो मैं मीठे फल ले आई। अब जल्दी से मुझे वो दवा दे दो जिससे मैं भी दुबली पतली हो जाऊं। हाँ हाँ बुलबुल, तुम ये मीठे फल यहीं रख दो, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर दूंगी। परंतु हाँ, कल आते हुए भी मीठे फल लेती आना। अगली सुबह बुलबुल मौसी एक फलों की टोकरी भरती है और बिजली कपी के घर की ओर उड़ती है। तभी रास्ते में उसे चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल मौसी, इतने सारे मीठे फल, ये आप कहाँ लेकर जा रही हैं? चिड़िया बहन, तुमसे अब क्या छुपाना, ये मीठे फल मैं बिजली के लिए लेकर जा रही हूँ। वो मुझे दुबला पतला करने की दवा दे रही है। उसी ने मुझसे ये मीठे फल मांगे हैं। अरे मौसी, ये आप क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती वो कभी कैसे पक्षियों को उल्लू बनाती है? उसने कल तोते को भी उल्लू बनाया था। आज वो आपके साथ ऐसा कर रही है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कल भी उसके लिए मीठा फल लेकर गई थी। इसका मतलब वो मुझे भी पागल बना रही है। अगले दिन बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। कबूतर मीठा आम खा रहा था। कबूतर भैया, मैंने आज ही एक जादू सीखा है। तुम अपनी सुंदर आंखें बंद करो, देखना तुम्हारा ये एक आम 2 आमों में बदल जाएगा। बिजली की बात सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो क्या सच में तुम जादू कर सकती हो? तो ठीक है, मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर अपनी आंखें बंद करता है। बिजली कभी वो आम लेकर भागने ही वाली थी कि पीछे से तोता और चिड़िया आ जाते हैं। काली कवि, आज तुझे जादू मैं दिखाता हूँ। कबूतर, आंखें खोलो। ये कवि तुम्हारा आम चुरा कर भागने वाली है। कबूतर अपनी आंखें खोलता है। फिर सभी पक्षी मिलकर बिजली कपी को पकड़ लेते हैं और वो बिजली कपी की खूब पिटाई करते हैं। ऐसे बिजली कपी को अपने किए की सजा मिल जाती है। जंगल में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। बुलबुल उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, क्या आपने देखा कि बादलों का रंग बिल्कुल काला हो चुका है? ऐसा लग रहा है जैसे जंगल पर कोई मुसीबत आने वाली है। तभी चीकू तोता तेजी से उड़ता हुआ वहाँ आता है। कबूतर और बुलबुल, मैंने अभी नदी के उस पार देखा है। तूफान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पुराने पेड़ तिनके की तरह उड़ रहे हैं। हमें फौरन सबको इकट्ठा करना होगा। दोस्तों, मैंने पहले ही अपने घर में कुछ दाना और पानी जमा कर रखा है, मगर ये तूफान हमारे घोंसलों को भी नहीं छोड़ेगा। हमें कोमल चिड़िया की तरफ जाना चाहिए। अब वही हमें कोई रास्ता बता सकती है। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त कोमल चिड़िया के पास जाते हैं। कोमल चिड़िया एक पेड़ के नीचे सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, समय बहुत कम है। ये तूफान कोई मामूली नहीं लग रहा। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तो ऐसा ही एक तूफान
तूफान हमारे जंगल में आया था। उस तूफान में हमने अपने घर और पक्षियों ने अपने परिवारों को खो दिया था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। दोस्तों, मैंने जंगल के उत्तर में एक पत्थरों की गुफा देखी है। हम सबको अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम सबका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कोमल ठीक कह रही है। मेरे पास कुछ भोजन है जो मैंने पहले जमा किया हुआ था। चलो दोस्तों, हम सब अपना जरूरी सामान और बच्चों को लेकर यहाँ से निकलते हैं। कबूतर ने इतना कहा ही था कि बादल और बिजली वहाँ आ जाते हैं। अरे कोमल बहन, क्या तुम इन छोटे पक्षियों को हमेशा डराती रहती हो? दोस्तों, क्या तुम भूल गए हो कि मैं बादल कौवा हूँ? मैंने अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाया है। इतना दम नहीं किसी तूफान में जो बादल के घर को हिला सके। हाँ हाँ, सही कहा मेरे पति ने। कोमल, तुम तो डरपोक हो, शिकारी को देखकर वहाँ से भाग जाती हो। हम तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं हैं। हम तो यहाँ अपने मजबूत घर में रहेंगे। हाँ पक्षियों, अगर तुम में से कोई भी हमारे मजबूत घर में रहना चाहता है तो हमें बदले में भोजन देना होगा। बिजली बहन, जिद और लालच मत करो। तुम और बादल भैया, आप दोनों भी हमारे साथ चले। मम्मा, कोमल आंटी ठीक कह रही हैं। जरा देखिए बादलों को, कितने काले हो गए हैं। हमें भी गुफा में चले जाना चाहिए। जुगनू, चुप कर। तू अगर डरता है तो जा, तू इस चिड़िया के पीछे पीछे चला जा। मगर तेरा पिता बहुत बहादुर है, वो किसी गुफा में नहीं छुपेगा। बादल और बिजली बाकी पक्षियों की बात नहीं मानते। जुगनू कौवा बाकी सभी पक्षियों के साथ चला जाता है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर गुफा की ओर चले जाते हैं। अचानक एक भयंकर गरज के साथ तूफान शुरू हो जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। पक्षी तेजी से कोमल चिड़िया के पीछे गुफा की तरफ भागते हैं। बादल और बिजली घर में बैठ जाते हैं। जंगल में तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। बिजली कभी घबराकर बोलती है, बादल देखो, हमारा पेड़ कितनी जोर से हिल रहा है, कहीं ये गिर न जाए। तुम डर क्यों रही हो बिजली? मैं हूँ ना, मैंने इस घर को मजबूत लकड़ियों से बनाया है। बादल ने इतना कहा ही था कि तूफान का एक बहुत बड़ा झोंका आता है। जिस पेड़ पर बादल और बिजली का घर था, वो पेड़ जड़ से ही टूट जाता है। उनका घर तो तिनके की तरह हवा में उड़ जाता है। बादल एक बड़ी टहनी के नीचे दब जाता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारा घर टूट गया। बादल जी इस टहनी के नीचे दबे हुए हैं, कोई निकाले मेरे पति को। परंतु जंगल में कोई भी नहीं था जो उनकी आवाज सुनता। दूसरी ओर गुफा में सभी पक्षी सुरक्षित थे, परंतु जुगनू रो रहा था। क्या हुआ जुगनू बेटा, आप रो क्यों रहे हो? कोमल आंटी, मेरे माता पिता बाहर हैं, वो ऐसी बारिश में जी नहीं पाएंगे। प्लीज आप उन्हें बचा लें। पक्षियों, जुगनू ठीक कह रहा है। बारिश और तूफान बहुत तेज है। ऐसे मौसम में उनका रहना बहुत मुश्किल है। वो जिद्दी तो हैं, लेकिन हमें एक बार उन्हें जाकर देखना चाहिए। ठीक है चिड़िया बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ठीक है, अगर तोता भी जाएगा तो मैं भी जाता हूँ, क्योंकि एकता में ही बरकत है। ऐसा कहते हुए चिड़िया, तोता और कबूतर तीनों पक्षी तूफान का मुकाबला करते हुए वहाँ से निकलते हैं। जब वो उनके घर के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं बिजली कभी पास बैठी रो रही थी और बादल कौवा टहनी के नीचे दबा हुआ था। बादल भैया, घबराए मत, हम आ गए हैं, हम आपकी मदद करते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों पक्षी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। बिजली कभी भी मदद करती है। आखिरकार वो सब मिलकर बादल कौवे को उस टहनी से बाहर निकाल लेते हैं। बादल कौवा अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। उसका एक पंख भी टूट चुका था। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मेरा तकब्बुर आज मुझे ले डूबा। अगर आज तुम सब ना आते तो न जाने हमारा क्या होता। मैं समझता था कि मेरी ताकत ही सब कुछ है, मगर आज समझ में आया कि असली ताकत तो एकता में है। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें बुरा कहा, मगर आज तुमने मेरे पति की जान बचाई।
दोस्तों, जंगल एक परिवार है। यहाँ कोई कौवा या चिड़िया बड़े नहीं हैं। हम सब एक दूसरे के सहारे जिंदा हैं। मुश्किल वक्त हमें ये सिखाने आता है कि एकता में ही बरकत है। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी बादल और बिजली को भी उसी गुफा में ले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिनों तक जंगल में तूफानी बारिशें होती हैं। उन दिनों में वो सभी पक्षी गुफा में ही रहते हैं। जब तूफान थम जाता है तो सभी पक्षी वापस अपने जंगल में लौट आते हैं। जंगल पूरा बर्बाद हो चुका था, मगर सबके चेहरों पर सुकून था। दोस्तों, हमारे घर टूट गए, मगर हमारा हौसला नहीं। चलो सब मिलकर दोबारा से बनाते हैं। तोता ठीक कह रहा है बिजली, इस बार हम भी मिलकर सभी पक्षियों के साथ घर बनवाएंगे। हाँ बादल भैया, ये आपने बहुत अच्छी बात की। हम सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जब हम एक होते हैं तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर सभी पक्षी मिलकर जंगल की सफाई करते हैं और तिनका जमा करके वो अपने घर बनाना शुरू करते हैं। अब वो सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत अनाजर में ना लें। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया चुप कर जा, अगर ज्यादा चूंकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कौवों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कौवों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कौवों की पानी पूरी खाते हैं। कौवों, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है, जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कौवे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो।
नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कपे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कपों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कपों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है, चलो हमें जाकर देखना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कपों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कपों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती है। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो, सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा।
और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कव्वे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर जाओ और कोमल को बचाओ। कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कव्वे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कव्वे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कव्वे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। जंगल का मौसम बहुत खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपनी बेटी मीना के साथ बैठी थी। मीना को बहुत तेज बुखार था। ए ऊपर वाले, मीना का बुखार कब नहीं हो रहा। मेरे पास तो ना पैसे हैं और ना ही दवा। अब मैं क्या करूं? तभी बुलबुल उड़ती हुई वहां आती है। कोमल बहन, मैं उल्लू के घर से होकर आ रही हूँ, लेकिन उल्लू वैद अपने घर पर नहीं है। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बुलबुल बहन, अब मैं क्या करूं? मीना का बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कोमल बहन, चिंता मत करो। मैंने सुना है कि पुराने पेड़ के पीछे एक शिफा वाला पेड़ है। अगर मीना उस पेड़ का फल खाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। परंतु बुलबुल, तुम्हें तो पता है
वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे नदी पार करनी होगी और मेरे पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं नदी पार कर सकूं। हाँ कोमल, तुम ठीक कह रही हो। तुम क्या, मैं भी वो नदी पार नहीं कर सकती। कोमल बहन, याद आया, बादल कौवा नदी में मछलियाँ पकड़ता है, उसके पास नाव है। तुम उससे जाके मदद क्यों नहीं मांगती? हो सकता है कि वो नदी पार कराने में तुम्हारी मदद करे। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। तुम मीना के पास बैठो, मैं चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो नदी के किनारे जाती है जहाँ बादल कौवा अपनी बड़ी नाव में मछलियाँ पकड़ रहा था। कबूतर वहीं बैठा कौवे से मछलियाँ खरीद रहा था। बादल भैया, मौसम बहुत खराब है, मुझे नदी के पार जाना है, मैं उड़ नहीं सकती। आप मुझे नदी के पार ले जाएंगे? मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए नदी के पार से वो शिफा वाला फल लेकर आना है। अरे चिड़िया, ये मेरा मछली बेचने का समय है, मैं मछलियाँ बेच रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मेरी नाव पर जाना है तो मुझे पहले 500 सिक्के देने होंगे। क्या बादल भैया, 500 सिक्के मैं कहाँ से लाऊंगी? तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। बादल, शर्म करो, देखो एक माँ कितनी मजबूर है और तुम मुझसे सिक्के मांग रहे हो। चल चल मोटी चोंच वाले, तू जाकर अपना काम कर। चिड़िया को अगर नाव पर जाना है तो मुझे सिक्के देने होंगे, वरना मैं नहीं लेकर जाऊंगा। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कोमल चिड़िया को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है जो एक झाड़ियों में फंसी हुई थी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं 2 दिनों से इन झाड़ियों में फंस गई हूँ, परंतु कोई पक्षी भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। अब तुम ही हो जो मुझे यहाँ से बचा सकती हो, मुझे बचा लो। जी जी माँ जी, मैं अभी आपको इन झाड़ियों से निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को झाड़ियों से निकालती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ से निकालने के लिए। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कोमल चिड़िया मन में सोचती है, मेरे पास तो सिर्फ ये एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा है जो मुझे रास्ते से मिला था। मैं ये रोटी मीना के लिए लेकर जा रही थी, लगता है माँ जी को इसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो रोटी का टुकड़ा खा जाती है और चिड़िया से कहती है, बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दिया, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, इस पोटली में सुनहरा बीज है। ये कोई मामूली बीज नहीं बल्कि जादुई बीज है। इसे अपने आंगन में डुबा देना, ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? तभी बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से घर जाना होगा वरना मेरे पंख भीग जाएंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर की ओर उड़ती है। वो घर आकर बुलबुल को सारी बात बताती है। बुलबुल और कोमल चिड़िया बारिश में वो बीज बो देती हैं। सारी रात जंगल में बारिश होती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो बुलबुल कोमल चिड़िया को आवाज देती है, कोमल, कोमल बहन, जल्दी बाहर आओ, देखो। जब कोमल चिड़िया बाहर आती है तो वो देखती है वहाँ एक सुनहरा पेड़ उगा हुआ था जिस पर सुनहरे रंग के फल लगे हुए थे। उन फलों में से कुछ फल सोने के थे। अरे वाह कोमल, देखो तुम्हारी नेकी रायका नहीं गई। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता कोई परी थी। अब जल्दी से ये फल मीना को दे दो, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया एक फल तोड़कर अपनी बेटी को देती है। थोड़ी ही देर बाद मीना का बुखार ठीक हो जाता है और वो अपने घोंसले से उड़ जाती है। बादल और बिजली को जब पता चलता है तो वो चिड़िया के आंगन में आते हैं। बादल, देखो चिड़िया के पास कैसा पेड़ है जिस पर सोने के फल लगे हैं। हमें रात के अंधेरे में ये सोने के फल चुराने होंगे। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, रात होने दो, हम ये सारे सोने के फल चुरा लेंगे। ऐसा कहते हुए वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है तो वो कौवे चिड़िया के आंगन में पहुँचते हैं। बिजली,
मैं इस पेड़ को काटकर सारे सोने के फल ले लेता हूँ और फिर कबूतर को बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। जैसे ही बादल कप्पा कुल्हाड़ी मारने लगता है तो पेड़ अपनी शाखों से बादल कप्पे को उल्टा लटका देता है। बिजली बचाओ, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। बादल, मैं कैसे बचाऊं? अगर मैं भी पास आई तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। मैं तो जा रही हूँ। नहीं बिजली, तुम्हारा ही आइडिया था, अब मुझे बचाओ। शोर की आवाजें सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। अरे कबो, तुम यहाँ? लगता है चिड़िया बहन, बादल को उसके किए की सजा दी है पेड़ ने। हाँ चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे ये फल चुराने आया था, लेकिन इस पेड़ ने मुझे ही उल्टा लटका दिया। फिर कोमल चिड़िया बादल कप्पे को आजाद करवाती है। बादल भैया, सोना पेड़ों पर नहीं नेकी में होता है। अगर आपने मेरी मदद की होती तो आज आप भी खुश होते। जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है वो खजाना मिलने पर भी भूखा ही रहता है, मगर जो मुश्किल में मदद करे ऊपर वाला उस पर करम करता है। बादल जी, अभी तक सो रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बिजली, क्यों काय काय कर रही हो? सोने दो मुझे। तुम यहाँ सोते रहो और जंगल के पक्षी वो सारा मीठा शहद ले जाएंगे। क्या कहा? मीठा शहद? हाँ, पीपल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है। उसमें से मीठा मीठा शहद टपक रहा है। अगर वो मीठा शहद हमें मिल जाए तो हमें दाने की खोज में उड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बिजली, चलो जल्दी जाकर वो शहद ले आते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। बिजली, तुम सही कह रही थी, ये छत्ता तो बहुत बड़ा है और ये छोटी मक्खियाँ तो नन्ही सी जाने हैं। मेरे एक पर के झटके से सभी उड़ जाएंगी। मैं अभी जाकर मक्खियों को हटाकर इस छत्ते पर कब्जा कर लेता हूँ। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। रुको बादल, रुक जाओ। ये मक्खियाँ जितनी छोटी हैं, इतनी ही खतरनाक भी हैं। ये छत्ता इनका घर है, वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं लेने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम नदी के पास जाकर गिरे हुए अमरूद खा लो। अरे मोटी चोंच वाले, तू तो डरता है, तू ही जाकर वो कड़वे अमरूद खा। मैं और बिजली तो आज इस मीठे शहद का ही नाश्ता करेंगे। बादल भैया रुक जाइए, तोता ठीक कह रहा है। शहद मीठा जरूर है, लेकिन इन मक्खियों का गुस्सा बहुत कड़वा है। आप रुक जाइए। अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपना काम कर, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है। बादल, तुम जाओ और मेरे लिए मीठा मीठा शहद लेकर आओ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा छत्ते की ओर बढ़ता है। बिजली कप्पे भी बादल के पीछे पीछे थी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे ओ छोटी मक्खियों, हट जाओ मेरे रास्ते से, अब ये शहद मेरा है। बादल कप्पे की बात सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। छत्ते से ढेर सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं। बिजली, ये तो बहुत सारी मक्खियाँ हैं, भागो वरना ये हमें खा जाएंगी। बादल, मेरी ओर मत आओ, इन्हें दूर ले जाओ। ऐसे मक्खियाँ बादल और बिजली को घेर लेती हैं। क्यों बादल, अब कैसा लगा शहद, मीठा या कड़वा? मोटी चूंच वाले, मजाक छोड़ो, हमें बताओ हम कहाँ जाए। बादल भैया और बिजली बहन नदी के पास वाली गुफा में चले जाएं और अंदर से दरवाजा बंद कर लें, वहाँ मक्खियाँ नहीं पहुँच पाएंगी। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली और बादल वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। बादल और बिजली आगे आगे और शहद की मक्खियाँ उनके पीछे पीछे उड़ रही थीं। वो पति पत्नी नदी की पास वाली गुफा में जाकर छुप जाते हैं। बादल जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो मक्खियाँ तो गुफा के बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। चुप कर जाओ बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। अच्छा भला सो रहा था, तुम ही मुझे मक्खियों के पास लेकर आई। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ तो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। तोता, कबूतर और चिड़िया दूर बैठे ये सब देख रहे थे। कोमल बहन, वो मक्खियाँ तो गार के बाहर बैठी हैं, अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगी। नहीं कबूतर भैया, मुश्किल में पड़े साथियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मक्खियाँ सिर्फ तब तक ही गुस्से में हैं जब तक इन्हें कोई बड़ा खतरा नजर न आए।
आप तुरंत जाएं और पहाड़ों पर रहने वाली चील को बुला कर लाएं। चिड़िया बहन, चील वो तो बहुत गुस्से वाली है, वो हमारी मदद क्यों करेगी? हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। कबूतर भैया, बस आप जाकर उन्हें कह दें कि कौवे मुश्किल में है। वही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी है जो उन्हें बचा सकती है। वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाएगी। चिड़िया की बात मानकर कबूतर पहाड़ों पर जाता है जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। ए बहादुर चील, आपकी जय हो। पूरे जंगल में आप जैसी उड़ान किसी की नहीं। आज हम जैसे छोटे पक्षियों को आपकी बहादुरी की जरूरत पड़ गई है। वो कौवे जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज मक्खियों की जाल में फंस गए हैं। अब आप उनकी जान बचाकर उनको दिखाएं कि आप ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हैं। अपनी तारीफें सुनकर चील बहुत खुश होती है। अच्छा, तो वो कौवे मेरा मजाक उड़ाते थे। ठीक है कबूतर, आज मैं उन्हें बचाकर उनको दिखाऊंगी कि मैं ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। ऐसा कहते हुए चील कबूतर के साथ आती है। अरे ओ छोटी मक्खियों, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करो। देखो, मैं तुम्हारा शहद चुराने जा रही हूँ। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। वो शिकारी चील के पीछे उड़ने लगती हैं, लेकिन चील की उड़ान बहुत तेज थी। वो उड़ते उड़ते उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाती है। तोते भैया, यही मौका है, जल्दी करो, हमें इन कपों को बाहर निकालना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और तोता गुफा के पास जाते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, जल्दी करें, गुफा से बाहर आएं। चिड़िया, क्या मक्खियाँ चली गईं? हाँ हाँ बिजली